आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है TY बीकॉम सेमेस्टर 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया है, सेकंड चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाया है, थर्ड चैप्टर के ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियोस तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, या तो यहाँ पे आई बटन में जो है आपको दिख रहा होगा, तो ईजिली क्लिक करके जाके देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 था उसमें उसका क्या फीचर्स था और ये क्यों लाया गया था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, तो पॉलिसी इसलिए लाया गया था क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थे। जैसे पहला प्रॉब्लम था, जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर सेक्टर्स का वो 4% से भी कम था। मतलब बहुत ही कम स्लो ग्रोथ रेट था। तो उस ग्रोथ रेट को हमको थोड़ा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, रैपिड फास्ट करना है। तो उसके लिए जो है हमको एक अच्छी पॉलिसी चाहिए था। तो इसलिए जो है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया। उसके अलावा प्राइस का फ्लक्चुएशंस, जो फार्मर्स थे वो उनको सही प्राइस नहीं मिलना, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलता था, बहुत सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स में। तो इसके लिए जो है प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम होती थी। तो उसको इंक्रीज करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में थे और उन सबको सॉल्व करने के लिए जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर जो है पॉलिसी 2000 लाया गया। ठीक है, तो अभी आपको समझ में क्यों लाया गया। तो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए। प्राइस का फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम था, जो ग्रोथ रेट था बहुत स्लो था। ठीक है, वहाँ पे जो मार्केट था वो कोई ऐसा एक मार्केट ओरिएंटेड नहीं था जहाँ पे जो है फार्मर्स को बेनिफिट्स मिल सके, जो भी वो फार्मिंग करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का। ठीक है, सो जैसे जूट का हो गया, ऑयल सीड का हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, फूड ग्रेन का हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव्स था कि जो ग्रोथ रेट है उसको हमको फास्ट करना है। ठीक है, एनुअली। फिर उसके बाद जो है हमको जो है अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस करना है, अगर रिक्वायर्ड है तो, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्जरी सेक्टर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में या इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर्स में, अगर रिक्वायर्ड है तो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे सेक्टोरियल, सेक्टर वाइज, टू ब्रिंग अ नेसेसरी रिफॉर्म। अब नेसेसरी रिफॉर्म जहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ों में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने सेक्टर वाइज रिफॉर्म देखा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी अगर रिक्वायर्ड है तो हम वहाँ पे भी क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे। टू मेक द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दैट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम ऑप्टिमम यूज करेंगे, अल्टरनेट यूज करेंगे। ठीक है, सही तरीके से यूज करेंगे, वेस्टेज कम से कम हो। राइट, ऑल द फार्मर्स शुड बेनिफिटेड। अगर कुछ पॉजिटिव चेंज होता है इकोनॉमी के अंदर, दैट मीन्स कुछ अच्छा चेंजेस होता है, तो उसका बेनिफिट जो है फार्मर्स को मिलना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव्स रखा गया। प्लस टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एग्रीकल्चर्स में, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, और जो है जैसे सीड्स, बहुत सारे अलग अलग सपोर्ट्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को, सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़े, फार्मर्स को इनकरेजमेंट मिले। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का। तो अभी अगर आपको मीनिंग लिखना हो कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का इंट्रोडक्शन लिखना हो, तो आप उसका क्यों लाया गया था वो आप रीजन बता सकते हो 2-3 लाइन में। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हो, एंड फिर उसके बाद क्या करो, फीचर्स जो है एक्सप्लेन करो। अब फीचर एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये माइंड मैप जो है मैंने बनाया है, इसको आप नोटबुक में बना लीजिए, और बनाने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए, बना लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसका रीज़न क्या है कि आपको समझ में आएगा कौन सा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उस पॉइंट के आगे जो भी आपको समझ में आता है अपनी ओन लैंग्वेज में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो ये आप जो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस, जो वीडियो देख के जो आपने ओन वर्ड में लिखा है बस वही देख लीजिए। तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा उसको एक जो है याद करने के लिए। मतलब पूरा आपको 5 मिनट्स के अंदर पूरा आंसर याद हो जाएगा। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप बुक से ओपन करोगे तो आपको आधा अधूरा याद रहेगा, पॉइंट्स आप भूल जाओगे। लेकिन ये माइंड मैप वाला जो मैंने बनाया, अगर इसको देख के और फिर पढ़ लिए, ओन लैंग्वेज में लिख लिया यहाँ पे शॉर्ट में, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। राइट, तो आई एम श्योर कि आपने बना लिया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला जो फीचर्स है प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्या होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना।
ठीक है। पार्टिसिपेट करना दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी वो प्राइवेट कंपनीज जो है आना उसमें। अब जो प्राइवेट कंपनीज है वो कैसे जा सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो फार्मिंग होता है उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो इंटर कर सकते हैं, या तो लैंड जो है लीज पे ले सकते हैं, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है प्राइवेट का पार्टिसिपेशन हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कलर बनाने की काम लाइक कलर बनाने के मैन्युफैक्चर कलर बनाती है, तो कलर बनाने के लिए ढेर सारा फूल चाहिए रहता है। तो फूल के लिए उगाने के लिए वो एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो ढेर सारे अलग अलग वैरायटीज़ के जो है फ्लावर्स जो है फार्मिंग कर सके, और उससे यूज़ करके। कोई कपड़े बनाने की कंपनी है, तो कपड़े बनाने की कंपनी के लिए कॉटन अगर वो, तो उसके लिए जो है खेती करना पड़ता है कपास की, तो वो करने के लिए जो है जगह चाहिए, तो लीज पे ले सकता है या तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फार्मर्स लोगों के साथ, जिससे फार्मर लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली माल सप्लाई करेंगे कंपनीज को। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक एक्चुअल बेनिफिट जो प्राइस है वो मिलना चाहिए। आई होप कि आपको ये पहला फीचर समझ में आ गया होगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, फिर उसका अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, और जो लोग देखेंगे वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन में दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स आपसे उनको सीखने को मिले। ठीक है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। कॉम्पिटिटिव अप्रोच बेसिकली कॉम्पिटिशन क्रिएट करना। कहाँ पे, एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन क्रिएट करना। अब कॉम्पिटिशन क्रिएट करने से दो फायदा होता है। एक तो जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाता है। और तीसरा, जो प्राइस होते हैं वो भी क्या होता है, एक प्रॉपर फेयर प्राइस होता है, जिससे क्या होगा कि फार्मर्स को एक्चुअल प्राइस मिलेगा। ठीक है, और जब कंपटीशन रहेगा तो मार्केट में कितना डिमांड है, सप्लाई है, उसके बेस में हम प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच करना। तो कंपटीशन जब होगा तो प्राइजेस ऑटोमेटिक क्या होंगे, एक स्टेबल होंगे। ठीक है, जो मार्केट है डिमांड सप्लाई उसके बेस पे स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में लिबरलाइज कर दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, सो लिबरलाइज कर दिया, फ्यूअर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिया गया, कंपटीशन जैसा क्रिएट कर दिया, तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट एक सही तरीके से कंपटीशन होने लग गया। जिससे क्या हुआ कि जो रिसोर्सेस थे उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करने लग गए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होने लग गया, राइट। और बहुत सारे जो लाइक प्राइस के अंदर जो फ्लैक्चुएशन होता था, प्राइस के अंदर जो फ्लैक्चुएशन होता था ऊपर नीचे डाउन्स, वो क्या होने लग गया, स्टेबलाइज होने लग गया, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हुआ। दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड द प्राइस। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर। इफिशियंसी इन एग्रीकल्चर दैट मीन्स हम एग्रीकल्चर्स के अंदर कैसे इफिशियंसी लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स कैसे हम हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, अगर उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करें तो हमारी इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, है ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं, तो टाइम लाइक मोबाइल में करते हैं कोई सीरीज देखने के लिए, या कहीं ट्रैवल करते हैं, या फिर हमारा माइंड कहीं पे और होता है घूमने के लिए, तो ये वेस्ट होता है। लेकिन अगर उतने टाइम हम बैठ के सही यूटिलाइज करें, हम 4 घंटे के जगह पे 2 घंटा घूमें या 1 घंटा घूमें, मोबाइल 1 घंटा यूज़ करने की जगह पे 15 मिनट यूज़ करें, बाकी टाइम अच्छे से अलोकेट करें, मतलब जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रॉपर अलोकेट करो, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम लेके आएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी कैसे इंक्रीज कर सकता है, बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ जो है उसको करने के लिए हम लोग मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो काम होगा वो 2 घंटे के बजाय 15 मिनट में हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्म। अब नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जब लाया गया तो वो इसमें टैक्स का रिफॉर्म लाया गया। टैक्स का रिफॉर्म जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे जीएसटी ले सकते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है वो लाया गया। टैक्स के अंदर चेंजेस किए गए। ये क्यों चेंजेस किए गए, ताकि हमारा जो कंपटीशन है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, वो हम क्रिएट कर सकें, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट है, जैसे फार्मर्स का जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाए। ठीक है, जो बहुत सारे एक्सरसाइज ड्यूटी लगते थे, ठीक है, अलग अलग मशीनरी पे या फर्टिलाइजर्स पे, वो सबको क्या किया गया कि कम कर दिया गया। ठीक है, सो
टैक्स रिफॉर्म लाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड फेवरेबल फार्मर, जो फार्मर्स लोगों के लिए सही हो। अभी फार्मर फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है, अगर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा चार्ज होगा तो इट विल बिकम द बर्डन ऑन द फार्मर, राइट। तो वो कम करना, तो ये लोग ने लाइक गवर्नमेंट ने जब एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया तो उस टाइम पे उसको रिव्यू किया, और उसको रिव्यू करने के बाद जो है रिफॉर्म चेंजेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड करना मतलब जो है डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब जो विद इन कंट्री के अंदर होता है वो होता है इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। और जो बाहर होता है फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में 2000 में ये इंटरनल ट्रेड क्यों आया? ये इंटरनल ट्रेड दैट मीन्स जो हमारा डोमेस्टिक ट्रेड है उसको हम क्या करेंगे, लिबरलाइज कर देंगे। लिबरलाइज कर देंगे दैट मीन्स वी विल गिव द फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम जब हो जाएगा तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है मिनिमाइजेशन वाइड फ्लैक्चुएशन, कमोडिटी जब प्राइस था वो कम कर दिया गया, कंपटीशन जब क्रिएट हुआ बेसिकली तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे डिसाइड होने लग गया। और हेज देयर रिस्क, हेज करना बेसिकली रिस्क को कम से कम करना। वो हम लोग जब शेयर मार्केट में करते हैं तो हम लोग कॉल और पुट एक साथ जो है, या कॉल को सेल कर देंगे और बाय करते हैं, उसे हेजिंग करते हैं हम लोग। तो वैसे मार्केट में भी हेज कर मतलब रिस्क कम करने के लिए जो है हेज कर दिया गया, ठीक है, ताकि रिस्क कम से कम हो और बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्लांट वैरायटीज एंड सीड्स, अब इसका मतलब क्या है कि ये एग्रीकल्चर पॉलिसी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में, कि जो फार्मर्स हैं उनको ऐसी सीड्स प्रोवाइड की जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो वो प्रोवाइड करना, ठीक है। प्लस जो है अगर वहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट्स टूल्स की ज़रूरत है तो भी प्रोवाइड किया जाए सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू इनकरेज द रिसर्च एंड ब्रीडिंग ऑफ न्यू वैरायटीज़। ये रिसर्च किया जाता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं स्टेट वाइज में जहाँ पे रिसर्च किया जाता है अलग अलग सीड्स पे वैरायटी, जिससे हम लोग एक बेहतर क्वालिटी का और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द पुअर फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं उनके जो वो सेल करते हैं उनसे बचा सके, तो ये चीज़ में जो है गवर्नमेंट प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है, क्वालिटी सीड्स, और वो फार्मर को प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद जो है एक एग्जांपल मैं इस पे देना चाहूँगा कि जब मैं जोधपुर में गया था तो वहाँ पे एक आईसीआर करके है जहाँ पे ये चीज़ें जो है प्रिजर्व करके रखी जाती है, रिसर्च की जाती है। तो जब भी आप जोधपुर जाएँ, वैसे बाहर लोगों को तो अलाउड नहीं होता है, बट अगर आप रिक्वेस्ट करके देखना चाहें तो शायद वहाँ पे जाके आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे हर स्टेट में होता है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें की या गवर्नमेंट के सेंटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं हर साल, मतलब एवरी डे दे डू रिसर्च। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है, देखो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, प्रॉपर पावर सेक्टर्स, कम्युनिकेशंस, ये चीज़ें प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे ये होगा कि अगर कोई कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसको जो इनपुट चाहिए रहता है, रॉ मटेरियल्स हम लोग उसको बोलते हैं, वो चीज़ जो है टाइम पे अवेलेबल हो। तो टाइम पे अगर अवेलेबल होगा तो फिर क्या होगा, डिले नहीं होगा, प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। सो उस चीज़ के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इरिगेशंस, जो इरिगेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, प्लस जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, जिससे जो है सही तरीके से जो है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्टिविटी मतलब लाइक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके और प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। एग्रीकल्चर्स कैन बी, यहाँ पे लिखा प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर्स कैन बी अचीव इफ द रिक्वायर इनपुट विल बी अवेलेबल। जो इनपुट चाहिए, अच्छे क्वालिटी का सीड चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, ठीक, इजीली अचीव कर सकता है। एनर्जी इज द मोस्ट इसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनपुट इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनपुट ऑफ द एनर्जी। अगर कोई कंपनी स्टार्ट करती है महाराष्ट्र में, या कोई भी कंपनी कहीं पे भी स्टार्ट करती है, दे विल चेक कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, प्रॉपर रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, दे विल चेक एवरीथिंग। फिर वहाँ पे वो इंडस्ट्री सेटअप करती है, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, राइट, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑटोमेटिक। नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी, ये जो स्ट्रेटेजी है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में आया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो है ऐसा पॉलिसीज लेके आया जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे क्वालिटी का जो फीड है, ठीक है, खाना जो हम प्रोवाइड करेंगे किसको, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे अभी काव है, फिर उसके बाद पिग, शीप एक्सेट्रा,
ऐसे जिसमें पोल्ट्री फार्म भी हम लोग ले सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे कि क्वालिटी जो फूड होता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। जब वो क्वालिटी फूड खाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगा, मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा, एग का जो प्रोडक्शन होगा, जो मीट का प्रोडक्शन, वो ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, एक नॉर्मल जो फार्मर है वो उनको भी क्या मिलेगा, ये जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको भी क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिनांस, अब फिनांस में क्या है कि गवर्नमेंट जो है ये एग्रीकल्चर पॉलिसी, अगर किसी फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, जैसे मान लीजिए मशीनरी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए या सीड्स चाहिए, तो उस केस में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के थ्रू। बट नेशनल, अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स का जो फिनांस का जो मेन सोर्स है वो है या तो फ्रेंड से लेते हैं, या तो फिर कोई गांव में जो है रिच पर्सन रहता है वो लेते हैं, या तो कोई एजेंट कमीशन होता है जिसको हम लोग, और जो रिच रहता है जिसको हम लोग मनी लेंडर, साहूकार आई गेस बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बैंक के लाइक बैंक जैसा एक्ट करते हैं कि हम इतना आपको पैसा देंगे, उसके हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन इंडिजीनियस बैंक ऐसा बैंक होता है जिसमें बैंक की तरह एक्ट करता है, बट इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, बट एक्चुअली दे आर नॉट रेगुलेटेड, ये रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे आपको रूरल एरियाज में मिल जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया तो उसमें क्या बोला कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है, जो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता है, वहां से जो मनी बोरो करते हैं फार्मर्स, वो हम क्या करेंगे, कम करेंगे। और बैंक्स का भी रोल उसमें हम लोग लेके आएंगे, जिसमें जैसे नाबार्ड बैंक है तो रीजनल लेवल पे जाके फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक। एक है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस, वो हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इंश्योरेंस स्कीम्स। अब देखो, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है, एक लाइक नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट मीन्स कंपनीज जो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूल फॉलो करती हैं, प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होता है तो उसमें उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको सैलरी, सारी चीज़ें प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज होता है, दुकान पे एक दिन काम कर लिया, खेत में एक दिन काम कर लिया है, कहीं कंस्ट्रक्शंस हुए उसमें वहाँ पे काम कर लिया, तो उनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम्स नहीं होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो काम करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स, उनके लिए जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, उनके लिए क्या करना, इंश्योरेंस स्कीम्स लाना, जिससे उनका जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस स्टेबिलिटी है, अगर प्राइस कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो उनसे उनका पैसा इफेक्ट ना हो, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, बेसिकली प्राइस में, क्योंकि फार्मर जब सेल करेगा, अगर प्राइस कम ज़्यादा हो जाएगा तो फार्मर को नुकसान हो जाएगा, तो वैसे नुकसान ना हो तो इंश्योरेंस स्कीम लाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर जो स्ट्रक्टोरियल चेंजेस था, और रूरल डेवलपमेंट। तो ये रहा हमारा फीचर्स। नाउ अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 8 मार्क के क्वेश्चन में हम लोग कितने पॉइंट्स लिखना है। तो आई विल से 8 मार्क का 8 पॉइंट। कितना पॉइंट, 8 पॉइंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से कोई आप 8 पॉइंट्स क्या करो, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, तो जब आप आंसर्स लिखोगे तो आप पहले तो इंट्रोडक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, फिर उसके बाद ये माइंड मैप ड्रॉ करोगे, और उसके बाद 8 पॉइंट एक्सप्लेन करो मैक्सिमम। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप 6 पॉइंट से भी काम चला सकते हो, इसलिए क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया है, माइंड मैप भी बना दिया है, फिर 6 पॉइंट का एक्सप्लेन किया है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 2 मार्क्स का जो है आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और फिर 6 मार्क्स आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो, सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।